नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में पूरी टीम की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में अपनी हुकूमत नाफिज करने की धमकी और फिरका परस्ती के जुनून में पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों पर बढ़ते जुल्म और ज्यादतियों पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में दिवालियेपन के बढ़ते खतरात को लेकर मुआशी माहिरीन में गहरी तशवीश के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। तालिबान दहशतगर्दों ने किया पाकिस्तान में अपनी हुकूमत के लिए जिहाद का ऐलान। पाकिस्तान में फिरका परस्तों के बढ़ते जुल्म और जब्र से खौफ और दहशत में अक़लियती खानदान। और पाकिस्तान में दिवालियेपन के बढ़ते खतरात को लेकर मुआशी माहिरीन परेशान। सबसे पहले बात तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से दी गई उस धमकी की जिसने पाकिस्तान के सियासी हलकों में तहलका मचा दिया है। हालांकि तालिबान दहशतगर्दों को पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों ने ही पाल पोस कर जवान किया और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में कत्लो गारतगीरी को बढ़ावा देकर उन्हें दोबारा इक्तदार पर काबिज करवाया। लेकिन बदले हालात में उन्हीं तालिबान दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान की तरह अब पाकिस्तान में भी अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान करके रियासती रिट को खुला चैलेंज कर दिया है। अपने पाले दहशतगर्दों के निशाने पर पाकिस्तान में शरई निजाम के लिए तैयार तालिबान। अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में सिलसिलावार खौफनाक हमले ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को खुदकुश हमले से दहलाकर तालिबान दहशतगर्दों ने अपने इस अज़्म का वाज़ेह सबूत दे दिया है। और बची कुची कसर TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द कमांडर्स की जानिब से जारी किए गए वीडियो में अब अफगानिस्तान की तरह पूरे पाकिस्तान में अपनी हुकूमत नाफिज करने के लिए जिहाद की रफ्तार मजीद तेज करने का खुले आम ऐलान करके पूरी कर दी है। जिहाद पाकिस्तान कबूल मंजूर वगर्सई और पदे वक्त के टोल मुसलमानान था दामंग वाई इंशाअल्लाह ताला जिहाद पाकिस्तान पदे वक्त की द जंग बदर पशान में इंशाअल्लाह ताला अजर और सवाब लरी और दाग पशान तो कुर्बानीन के अल्हम्दुलिल्लाह हम दाग शान दाग सवाबों पर कदम रवान दी दागों पशान कुर्बानीन वर्कड़े शिवी हम जमंग उस्ताद बदा कुर्बानीन जारी हुई और दाल्ला ने उम्मीद दे कि इंशाअल्लाह ताला जर तर जरा मंग उस्ताद हम दाग पाकिस्तान पद हरा की और पदा खावर मंग उस्ताद आजादी राखी और दाग गुलामी जंजीरों जर तर जरा दाग अवामो। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद ने TTP के दहशतगर्दों की जानिब से खुदकुश हमले के बावजूद मुसलसल खौफनाक हमले किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में ऐसे ही एक हमले में पाकिस्तानी फौज की गाड़ी को खौफनाक बम धमाके में उड़ाए जाने के सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को देखकर पूरी आलमी बिरादरी में खौफ व दहशत बढ़ गया है। इसी खौफ व दहशत के चलते अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब और चीन की हुकूमतें पाकिस्तान में मौजूद अपने सिफारती एहलकारों समेत तमाम शहरियों को सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर चुकी हैं। लिहाजा दुनिया भर में शदीद फजीहत से दोचार पाकिस्तानी हुकूमत तालिबान हमलों से पैदा शुदा संगीन सूरत हाल के लिए हस्ब दस्तूर अफगानिस्तान और इमरान खान की साबिका हुकूमत को मुरीद इल्जाम ठहरा रही है। हमारे हमसाया ब्रादर मुल्क अफगानिस्तान, जिसे पाकिस्तान की तरफ से हर किस्म की जो है वो फैसिलिटी, सहूलत, मदद जो है वो मुयस्सर है, उनके लिए भी ये बात जो है लम्हा फिक्रिया और परेशानी का बायस होनी चाहिए कि TTP अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस
نہ صرف پائی جائے بلکہ ذمہ داری بھی قبول کرے تو یہ انتہائی جو ہے وہ اس خطے کے امن کے لیے جو ہے ایک خطرناک چیز ہے۔ سچائی یہی ہے کہ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹپتلی سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں ہی ٹی ٹی پی کے ساتھ خفیہ طور پر جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا۔ اسی خفیہ معاہدے کی آڑ میں افغانستان کی سرحد سے متصل بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کو پھر سے منظم ہونے کی کھلی چھوٹ دی گئی۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی فوج اور سابق وزیر اعظم عمران خان حکومت کی ٹی ٹی پی سے سیز فائر ڈیل سے متاثرہ بلوچ اور پشتون قومیں اور ان کے سیاسی لیڈران پرزور مخالفت کرتے رہے۔ ہمارے کل سابق وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم رجیم چینج میں سیاست نہیں کھیلنا چاہتا، لیکن وہی وزیر اعظم تھا جنہوں نے کہا تھا کہ جب طالبان نے افغانستان پر ٹیک اوور کر لیا انہوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس ڈینائل سے اس چیز کو فیس کر رہے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اب میں بڑے معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ابھی تک کنفیوز ہیں۔ چند دن پہلے یہاں پر ہمارے وفاقی وزیر صاحب نے کہا تھا کہ افغانستان میں سارے افغان وہ مل کر لڑے اور مل کر ہی انہوں نے جنگ جیتی ہے۔ اگر یہی اب تک ہماری اپروچ ہے، یہی اب تک اگر ہماری اپروچ ہے تو ہم دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی جانب سے بنوں جیل میں سی ٹی ڈی کے دفتر میں موجود درجن بھر فوجی اہلکاروں کو یرغمال بنائے جانے پر اقوام متحدہ تک میں گہری تشویش ظاہر کی گئی، لیکن اقوام متحدہ میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹپتلی حکومتوں کی جانب سے دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کی پردہ پوشی کرتے رہے۔ لیکن زمینی سچائی یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کی بحالی میں پیش رہی پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹپتلی حکومت کو اب دہشت گردوں کی پشت پناہی کی اپنی خارجہ پالیسی کا شدید خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ سچائی ہے کہ پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹپتلی حکومتیں خارجہ پالیسی کے تحت انتہا پسندی و دہشت گردی کی پشت پناہی کرتی رہیں۔ اسی ریاستی پالیسی کے چلتے عالمی برادری پاکستان کو پوری طرح الگ تھلگ کر چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر مکمل بائیکاٹ کی بوکھلاہٹ اور فرقہ وارانہ منافرت میں پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتیوں کے واقعات بے حد تیز ہو گئے ہیں، لیکن پاکستانی حکومت اور انتظامیہ اقلیتوں پر بڑھتے مظالم پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز جیسے عالمی پلیٹ فارموں پر اقلیتوں کو مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کی دہائی دیتے نہیں تھکتے پاکستانی حکمراں، لیکن وہی پاکستانی حکمراں اپنے ملک میں اقلیتی فرقوں کے خلاف بڑھتے ظلم و جبر پر نہ صرف خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں بلکہ اقلیتوں کو ظلم زیادتیوں کا نشانہ بنانے والی انتہا پسندانہ اور فرقوارانہ تنظیموں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ یہ سچائی پاکستان میں اغوا برائے جنسی ہوس کے ذریعے مسلمان بنائے جانے کے بڑھتے واقعات سے سامنے آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے متاثرہ خاندان آئے روز احتجاجی مظاہرے کر کے انصاف کے لیے چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ گھر سے اغوا کی گئی ہے شیرشاہ کے علاقے سے، اور ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ 13 سالہ بچی، جبکہ دنیا کے کسی بھی قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ 18 سال سے کم عمر کی بیٹی اپنے سے کچھ فیصلے کر سکے، لیکن ہماری 13 سالہ بیٹی مذہب تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ ان سے بڑی ناانصافی اور ہمارے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے کیا جو مذہب کے جو بھی رہنما ہیں ان سب کو پتا ہے کہ جبرن کوئی مذہب تبدیل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی مذہبی رہنما یہ
हक में बयान दे सकता है कि कोई भी किसी की भी बच्ची को हम उठा के ले और जबरन मजहब तब्दील करें, ये किसी भी मजहब में नहीं लिखा हुआ है। तो ये है कि ये मजहब की बात तो है, लेकिन हम इसको मजहब से फिर भी हटके ये रखते हैं क्योंकि ये गुंडे हैं और गुंडों का कोई मजहब नहीं होता। गुंडे सिर्फ अपनी गुंडागर्दी कर सकते हैं, उनका कोई मजहब नहीं होता। तो ये जो राशिद है ये भी गुंडा है और जो ये हमारी बच्ची को लेके चला गया है गैर कानूनन, हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारी बच्ची हमें वापस दी जाए। पाकिस्तानी रियासत में सौतेले सलूक के सबब कस्मपुरसी की हालत में गुजर बसर करने पर मजबूर हैं बेयारो मददगार बेशतर अक़लियती फ़िरक़े। लेकिन साल 2022 में पाकिस्तान के सिंध सूबे में खौफनाक सैलाब की वजह से हुई जानुमाल की भारी तबाही के बाद गरीब हिंदू खानदानों की नाबालिग बच्चियों को अगवा बराए जिनसी ज़्यादती के जरिए जबरन मजहब तब्दीली के इंसानियत सोज वाक़यात मजीद बढ़ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में जुल्म ज़्यादती से मुतासिरा अक़लियती हिंदू खानदानों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। मेरी लड़की का चंदा था, 15 साल की लड़की थी, ये अगवा हो गई है, कोई पता नहीं है, पता नहीं मार दी, पता नहीं क्या कर रहा, सामने भी नहीं आ रही है। लड़की की उम्र नहीं है, शादी जितनी मेरी लड़की नहीं है, मेरी लड़की छोटी है। अगवा करके लेके गए, हमारा हिंदू कुम को ब्लैकमेन बना के लेके गए, पता नहीं कहाँ करी। मैंने बोला कोई लोग बोलते हैं मार दिए, कोई बोलते हैं बेच दिए, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मेरी लड़की 15 साल की है, मेरी बच्ची कितनी उम्र भी नहीं है, मेरी मदद करे जाए, मैं गरीब हूँ, अभी मेरी पूरी भी नहीं हो रही है। मेरी 3 बेटियां कमाती थी, अब डर लगता है 2 लड़कियां एक दिन काम दे जाती हैं, एक दिन घर पे बैठी हैं, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, मैं गरीब हूँ। मेरी ये अपील है, मेरी मदद करे जाए। इससे पहले सिंध सूबे के दादू जिले में अक़लियती हिंदू खानदान की 16 बरस की करीना को अगवा बराए जबरन निकाह के जरिए मुसलमान बनाया गया। इसी तरह सिंध सूबे के सखर जिले में 16 बरस की हिंदू पूजा कुमारी की जबरन अगवाकारी में नाकामी से बौखलाए अगवाकार मुसलमान ने उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में पुलिस की जानिब से किसी वाक़े की FIR तक दर्ज नहीं की गई। हमारा हुकूमत से मुअद्दबाना इल्तिजा है कि इंसानियत के नाम में हमारे हकूक की कदर करते हुए आप इस बेहयाई को बंद करें। ये इससे बड़ी और जलील हरकत कोई कर नहीं सकता कि किसी के घर की नौजवान बच्चियों को उठा के उसे मजहब के नाम में लपेटा जाए। खुदा ताला कभी भी ऐसे मजहब को, ऐसी हरकत को कबूल नहीं करता। पाकिस्तान के सिंध सूबे में अक़लियती हिंदुओं की बच्चियों को अगवा बराए जबरन निकाह के जरिए मुसलमान बनाए जाने के वाक़यात तो रोज का मामूल बन चुके हैं। लेकिन सिंध सूबे के सांघड़ जिले के एक गांव में तो अक़लियती हिंदू खानदान की बेवा बुजुर्ग खातून तक को नहीं बख्शा गया। फिरकाना मुनाफरत के जुनून में गरीब हिंदू खानदान की दयाभील नामी 50-55 साल की खातून को पहले जिनसी हवस का शिकार बनाया गया, फिर उसका सर कलम ही नहीं किया गया बल्कि जिस्म के दीगर खुसूसी आज़ा काटकर परवरियत की तमाम हदें पार कर दी गईं। यही वजह रही कि सोशल मीडिया पर शदीद फजीहत होने पर सिंध सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से हस्ब दस्तूर गुनहगारों की गिरफ्तारी के खोखले वादे किए गए। दयाभील सां जेको वाक़ियो पेश आयो आहे, ही सांघड़ जी तारीख़ जो, पाकिस्तान जी तारीख़ जो दर्दनाक वाक़ियो आहे। जंहिं तरीक़े सां उनखे क़त्ल कयो वियो आहे, जंहिं तरीक़े सां तशद्दुद कयो वियो आहे, उन जी असां पुरज़ोर मज़म्मत कयूं था। हिन वाक़े जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, CM सैयद मुराद अली शाह साहब, असांजी भेण अदी शाज़ी आता मरी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सभिनी नोटिस वरितो आहे ऐं तव्हां ॾिसंदा हूंदो त हिते पुलिस पंहिंजो कमु करे रही आहे ऐं असांखे उमेद आहे त जल्दी में जल्दी जेको आहे कातिलनि खे गिरफ़्तार करे हुननि खे इब्तनाक सज़ा ॾिनी वेंदी। दरअसल पाकिस्तान में लाशों पर सियासत करने वाली आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें रियासत की खारजा पॉलिसी के तहत फिरकावारियत और दहशतगर्दी को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल कर रही हैं।
इसी रियासती पॉलिसी की वजह से पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में अक़लियती हिंदुओं और ईसाइयों के अलावा सिखों के खिलाफ इंसानियत सोज वाक़यात मजीद बढ़ गए हैं। इस सच्चाई की तस्दीक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब सूबे के मुख्तलिफ शहरों में अक़लियती सिख बिरादरी की लड़कियों को अगवा बराए निकाह के जरिए जबरन मुसलमान बनाए जाने के मुसलसल बढ़ते वाक़यात से हो चुकी है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये रही कि पाकिस्तान में सिखों की लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाए जाने के इंसानियत सोज वाक़यात के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुज़ाहिरों के बावजूद FIR तक दर्ज नहीं की गई। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में दिवालियेपन के बढ़ते खतरात पर मुआशी तज्जियाकार की तशरीश। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात यानी लोकल बॉडीज इलेक्शंस न कराए जाने को लेकर सियासी हंगामा आराई उरूज पर रही। इसकी वजह ये रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर को हर सूरत में बल्दियाती इंतखाबात कराने के अहकामात सादिर किए। लिहाजा इस्लामाबाद के वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंच गए, लेकिन वहां कोई इंतखाबात न होने पर वो एहतजाज करते रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन और वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर जमा कराई गई इंट्रा कोर्ट अपील में ये दलील दी कि एक रोज के नोटिस पर पूरे शहर में बल्दियाती इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। इस पर हुक्मरान और अपोजिशन जमातें एक दूसरे के खिलाफ सियासी इल्जाम तराशी करती रहीं। पाकिस्तान के सिंध सूबे के गवर्नर कामरान टिशोरी ने मुहाजिरों के सीनियर लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार की रिहाइशगाह जाकर उनके साथ सियासी मुशावरत की। इस मुशावरत का मकसद कई टुकड़ों में तकसीम मुहाजिरों की सियासी जमात MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मुत्तहिद करना रहा। इस मौके पर मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग में दोनों लीडरों ने कहा कि MQM की सियासी ताकत बढ़ाने पर तमाम धड़े एकजुट होने पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रियासती जुल्म जबर से दो चार मुहाजिरों को हुकूक दिलाने के लिए MQM की सियासी ताकत बढ़ाने की अशद जरूरत है। इस सिलसिले में कामरान टिशोरी इससे पहले गवर्नर हाउस में भी MQM के तमाम लीडरों से मुलाकात कर चुके हैं। पाकिस्तानी फौज के मुतवाज़ी निजाम वाले बलूचिस्तान में कठपुतली हुक्मरान जमात BAP में एक बार फिर फूट पड़ गई। ये सच्चाई BAP यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कई लीडरान के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सियासी शमूलियत किए जाने के फैसले से सामने आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP के शरीक सरबराह आसिफ अली जरदारी ने BAP के लीडरों की अपनी पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम किया और उनके फैसले को सियासी दूरंदेशी बताया। BAP के लीडरों की PPP में शमूलियत से बलूचिस्तान में वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो की हुकूमत का वजूद खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में मुहाजिरों की सियासी पार्टी MQM ने खवातीन कन्वेंशन के जरिए अपनी ताकत का मुजाहरा किया। इस कन्वेंशन से MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राबता कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सीनियर लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन ने खिताबात किए। दोनों लीडरान ने कहा कि MQM और मुहाजिरों में फूट डालने की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। इस कन्वेंशन में MQM की खवातीन कारकुनों ने भारी तादाद में एकजुट होकर सियासत में अपनी भागीदारी का लोहा मनवाया है। इसलिए अब कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में MQM की कोई खातून उम्मीदवार ही मेयर बनेगी। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं सियासी, समाजी और मुआशी तौर पर दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचे पाकिस्तान में खाना जंगी जैसे हालात को लेकर हर तरफ मचे हाहाकार का। इसकी सबसे बड़ी वजह है मुआशी बदहाली के चलते पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब आवाम दो वक्त की रोटी से महरूम हो चुकी है।
ताहम पाकिस्तानी इक्तदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ महाजाराई में मसरूफ हैं। ये माशी पॉलिसी पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। महंगाई का तूफान है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। मैं आपसे कोई गलत बात नहीं करूंगा, कोई सबस बाग नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जान लड़ाएंगे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और पाकिस्तान माशी खुद मुख्तारी की तरफ इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज होने के बाद वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत ने कौम से खिताब में दिवालियापन से बचने के लिए आम बजट में टैक्सों में बेतहाशा इजाफे को जायज ठहराया। लिहाजा पाकिस्तान के साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल हस्बे दस्तूर IMF से कर्जों की डील के लिए कई महीनों तक गिड़गिड़ाते रहे। इसके बाद वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने माली घोटालों के मुकदमात से डर कर लंदन भागे साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को पाकिस्तान का दोबारा वजीर खजाना भी बनाया। ताहम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तोड़ मंदी और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कदर में गिरावट नहीं थमी। नतीजतन डॉलर की शदीद किल्लत के सबब दिवालियापन के दहाने पर पहुंचे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इंपोर्ट्स पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सनअतकार और ताजिर बिरादरी वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ आए रोज शदीद एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और पाकिस्तान में गहराते मुआशी बहरान की वजह से पैदा शुदा संगीन सूरत हाल को लेकर हर तरफ तशवीश बढ़ रही है। एक चीज तो महंगाई की शरह, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में है। इसमें पाकिस्तान भी उसका शिकार है और पाकिस्तान एक आलमी जो इस वक्त एक सिनेरियो बना हुआ है वो है, उसमें हमारे हमसाया ममालिक की भी पोजीशन यही है और यूरोप की भी यही है, बाकी दुनिया की भी यही है। लेकिन उसमें एक चीज़ ये देखिए कि फ़र्क जो है हमारे और उनके, इस वक्त एक तो हमारी जो इन हालात में हमारी डिवेल्यूशन हुई, हमारे रुपए की कीमत को मतलब आप ये देखिए कि तकरीबन कोई 60% के करीब डाउन हुआ हमारा रुपया। उसके असरात हमारी महंगाई ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। उसकी रीज़न ये हुई कि क्योंकि हमारी मईशत जो है, हमारी जो हमारे बाज़ार जो है और हमारी इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल आता है वो सारा इम्पोर्टेड है और बाज़ार बड़े पड़े हैं इंपोर्टेड माल के साथ। वहाँ पे छोटी से जो सुई से लेकर हम हर चीज़ बड़ी से बड़ी तक तो यहाँ पे इंपोर्ट होती है ना। अब डिवेल्यूएशन होने से एकदम से उसकी कीमतें बढ़ गई। दुनिया में, बाकी दुनिया में ये नहीं हुआ। हम किसी बांग्लादेश की बात करते हैं या हम किसी यूरोप के किसी दूसरे मुल्क की या अरब मुल्कों की बात करते हैं, तो किसी मुल्क में इन हालात में, इस दौर में इतनी डिवेल्यूएशन नहीं हुई जितनी हमारे यहाँ पे हुई। हमें दोहरा ये अजाब एक सहना पड़ा। हो सकता है कि महंगाई के खाली सिर्फ असरात होते तो हम बच जाते, लेकिन ये डिवेल्यूएशन के जो असरात हैं इन्होंने वो जिसको एक आप ये कह सकते हैं कि जी के बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार कर दिया। दूसरी बात एक चीज़ और भी है, आप जब कंपैरिजन करते हैं महंगाई का, वो महंगाई क्यों फील होती है? महंगाई इस वजह से फील होती है कि जी हमारी क़ुव्वत खरीद कितनी है, हमारी आमदनी क्या है। हमारी आमदनी अगर उन मुल्कों के मुकाबले में देखते हैं, वो हो सकता है बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई हो सकता है इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई हो, लेकिन उनकी जो क़ुव्वत खरीद है वो हमसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे फी कस आमदनी हमसे डबल के करीब है। अगर वो हमसे 2-4% महंगाई ज़्यादा है, 10% भी ज़्यादा हो, तो वो तो हमसे 100% ज़्यादा कमा रहे हैं ना। उनको इसी तरह से यूरोप में है, इसी तरह से बाकी मुल्कों में भी है कि उनके जो फीकस आमदनी लोगों की है, जो कमाते हैं, वो उनकी रेंज में है वो महंगाई। उसमें ये आप कह सकते हैं कि उनकी सेविंग्स कम हो गई होंगी,
ان کی ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے آٹا نہیں خرید سکتے، ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ چینی کے لالے پڑے ہوں گے ان کو کہ جی کہ کیسے خریدنی ہے، انہوں نے یہ ہے کہ اسکول کی فیس کیسے دینی ہے، علاج کیسے کرانا ہے. تو یہ چیزیں، یہ کمپیریزن ہمیں اوور آل کرنا چاہیے. یہ بھی بتائیں کہ وہاں پہ لوگوں کی فی کا آمدنی کتنی ہے، لوگ کماتے کتنے ہیں، ان کے اوپر مہنگائی کا کتنا اثر ہے. اور ہمارے یہاں پہ اگر ایک بندہ، ایک مزدور ایوریج مہینے میں 20 دن کام کر سکتا ہے اور 10 دن تو اس کو ملتا ہی نہیں ہوگا کام، کبھی لگ بھی جاتا ہوگا مہینہ، لیکن عام طور پر تو ایسے ہی ہے. اور وہ 20,000 روپے کما کے، تو 20,000 روپے میں آپ مجھے یہاں کا بجٹ بنا دیں ایک بندے کے گھر کا، اگر اس کے 2-3 بچے بھی ہوں، فیملی بیوی بچے ہوں، تو 20,000 میں کیسے؟ ابھی ان سردیوں میں 15,000 10,000 گھروں کے صرف بجلی کے بل آ رہے ہیں. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا، خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ. Zalan kotvan vesiye yaraswan talailati yaraswan